बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th सब्जेक्ट फ़िज़िक्स की न्यू बुक का हम चैप्टर 13 लेके चल रहे हैं। आज का लेक्चर नंबर 3 टॉपिक नंबर 13.5 रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। बेटा ये डायफ्रैक्शन कुछ बच्चे पढ़ते हैं, वर्ड ये असल में डिफ्रैक्शन है, तो जो आपको अच्छा लगे उसी तरीके से पढ़ सकते हो। बहरहाल ये शॉर्ट के लिहाज से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अगर आपको याद हो चैप्टर नंबर 12 में भी आप रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, रिफ्रैक्शन ऑफ वेव, डिफ्रैक्शन ऑफ वेव पढ़ के आ रहे हैं बड़ी डिटेल में, डायग्राम के साथ आपको चीज़ें समझाई थी। सारा वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे, सिर्फ वेव की जगह अब आप वर्ड यूज़ करेंगे साउंड वेव। बाकी इसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं है बेटे। तो शॉर्ट के लिहाज से आप डेफिनेशन और साथ में छोटी छोटी एग्जांपल याद रखेंगे, वही लिखेंगे, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो मैं आपको साथ साथ ना बुक के ऊपर मार्क करवाता जाऊँगा कि आपने क्या कुछ याद करना है। लें जी, फिर स्टार्ट करते हैं। पहले डेफिनेशन है हमारे पास रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। अब पीछे भी आपने यही याद रखा था कि रिफ्रैक्शन में डायरेक्शन का चेंज होना ज़रूरी है, यही बात पढ़ के आ रहे हैं ना। तो यहाँ पे भी साउंड वेव जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होगी तो बेटे डायरेक्शन में चेंज आ जाएगा। अब ये चेंज किस वजह से आता है? स्पीड के चेंज होने से आता है। ये बात आप पीछे पढ़ के आ रहे हैं, तो वही कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ हो रहा है। देखो, कहता है रिफ्रैक्शन अकर्स व्हेन साउंड वेव्स चेंज द डायरेक्शन ड्यू टू द वेरिएशन इन द मीडियम प्रॉपर्टीज सच एज डेंसिटी और टेम्परेचर। दिस चेंज अकर्स बिकॉज द स्पीड ऑफ साउंड डिफर्स इन वेरियस मीडियम। देखें, अब यहाँ पे एयर है एक मीडियम, दूसरा यहाँ पे वाटर है मीडियम। तो यहाँ से सपोज करें एयर वाले मीडियम से साउंड वेव आई, ये आ रही है, ये आ रही है, इंसिडेंट साउंड वेव। अब यहाँ पे ये वाटर का मीडियम है, ये उसकी लेयर यहाँ पे शो की गई है। तो जैसे ही वो एयर वाले मीडियम से आके वाटर में एंटर होगी साउंड वेव, तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगी। देखें, इसको असल में तो ऐसे सीधा आना चाहिए था ना यहाँ पे, लेकिन बेटा यहाँ पे देखो इसकी डायरेक्शन क्या हो गई है? चेंज हो गई है। अब ये डायरेक्शन में चेंज किस वजह से आया है? मीडियम के चेंज होने से। और यहाँ पे जब मीडियम चेंज होगा तो ज़ाहिर सी बात है कि यहाँ पे इसकी स्पीड में चेंज आएगा। वही बात वो यहाँ पे कह रहा था, स्पीड ऑफ साउंड डिफर्स इन वेरियस मीडियम। मीडियम चेंज हुआ जिसकी वजह से स्पीड में चेंज आया, और उसकी वजह से ये साउंड वेव क्या कर गई बेटे? रिफ्रैक्ट कर गई। तो यही से आप सारा कॉन्सेप्ट या अपनी वर्डिंग इस तरह से लिख सकते हो। तो बहुत ही आसान डेफिनेशन है। तो आप यहाँ से बेटे यहाँ तक ये डेफिनेशन याद करोगे और उसके साथ ये डायग्राम ज़रूर बनाओगे, लाजमी बनाओगे। अब इसी बात को आप अपनी वर्डिंग में एग्जाम्पल के तौर पे लिख दें, तो ये आपका 2 नंबर का शॉर्ट पक्का तैयार हो जाएगा। और अगर ये लॉन्ग बाय चांस आ जाता है तो आपने फिर भी यही चीज़ें लिखनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखें, व्हेन साउंड वेव्स ट्रैवल फ्रॉम एयर इनटू वाटर, कि जब साउंड वेव एयर से ट्रैवल करता हुआ वाटर वाले मीडियम में दाखिल होगा, दे बेंड ड्यू टू द डिफरेंस इन द डेंसिटी। मीडियम चेंज हुआ ना, तो डेंसिटी पे फ़र्क तो पड़ गया, तो उसकी वजह से ये क्या हो जाती है बेटे? साउंड वेव बेंड हो जाती है। देखें, इसको सीधा जाना चाहिए था लेकिन ये थोड़ी सी बेंड हो गई। कॉजिंग साउंड टू मूव फास्टर इन वाटर देन इन एयर। अब इसकी वजह क्या पड़ी है कि भाई साउंड की स्पीड में चेंज आ गया है। तो वो यही बात कह रहा है कि साउंड टू मूव फास्टर इन वाटर देन इन एयर। वाटर में साउंड की स्पीड ज़्यादा होती है, एयर में कम होती है। तो लिहाजा जैसे ही वो साउंड की वेव वाटर में एंटर हुई तो उसकी स्पीड बढ़ गई, जिसकी वजह से उसकी डायरेक्शन में चेंज आ गया। तो बस यहाँ तक आपने ये एग्जांपल लिख देनी है। लो जी, डेफिनेशन क्लियर, डायाग्राम क्लियर, और यहाँ से यहाँ तक ये एग्जांपल मेंशन करोगे। तो अगर 2 नंबर का आता है तब भी इतना लिखोगे, और अगर लॉन्ग में आता है तो फिर इस हेडिंग के अंदर आप यही कुछ लिखोगे। क्लियर है? यहाँ तक निशान लगा लिए जी। चलें अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। फिर से कह रहा हूँ, इसको डायफ्रैक्शन पढ़ सकते हो, चल जाता है, लेकिन असल वर्ड डिफ्रैक्शन है। अब इसकी डेफिनेशन यहाँ से भी आप कर सकते हो। ये फर्स्ट पैराग्राफ, ये भी बहुत आसान है कि डिफ्रैक्शन अकर्स व्हेन साउंड वेव्स बेंड अराउंड ऑब्स्टेकल्स आर स्प्रेड आउट आफ्टर द पासिंग थ्रू द नैरो स्लिट। ये आपके पास नैरो स्लिट है। मैंने आपको पिछले टॉपिक के अंदर, पिछले चैप्टर के अंदर इस तरह से सारे इसके केसेस भी पढ़ाए थे कि अगर ये वाला जो होल है, सुराख, इसको अगर बड़ा कर दें, छोटा कर दें, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, वो सारा कॉन्सेप्ट आपको पीछे क्लियर है, मैंने सारे पॉइंट्स भी बनवाए थे। अच्छा, अब यहाँ पे देखो ये स्लिट आ गई, स्लिट सुराख को ही कहते हैं बेटे। तो अब यहाँ से ये सारा ये शेडेड एरिया देख रहे हो, ये वाला शेडेड एरिया जो हल्का हल्का ब्लू कलर में नज़र आ रहा है, अब उसकी ना ये सारी ऐसे समझे साउंड वेव्स जा रही हैं। देखो ये साउंड वेव्स जा रही हैं, जा रही हैं, जा रही हैं, जा रही हैं, जा रही हैं। जब ये यहाँ पे पहुँचेंगी तब इस सुराख में से बेंड हो जाएंगी। ठीक है, तो इसमें से जब पास करेंगी तो आगे इसका मतलब ये इस तरह से जाएंगी, इसके एजिस जो है ना वो क्या हो जाएंगे? बेंड हो जाएंगे। देख रहे हो आप, जो ये वाला जो शेडेड एरिया है ना, ये वाला, ये देखें, ये हल्का हल्का आपको नज़र आ रहा है, अपनी बुक के ऊपर देख सकते हो, ये देखो। तो इसमें असल में तो ये काम चल रहा है ना कि इसके जो एजिस हैं, एंड हैं, वो बेंड हो रहे हैं इस तरह से। तो यही जो बेंडिंग इफेक्ट है ना, यही डिफ्रैक्शन कहलाता है बेटे, याद रखिएगा।
तो अब आपकी बुक ने एरो से शो किया है कि भाई इस तरह से साउंड वेव इस डायरेक्शन में जा रही हैं, इस स्लिट में से पास करेंगी, तो पास करने के बाद उनके जो एजेस होंगे, कॉर्नर्स, वो क्या होते जाएंगे, इस तरह से बेंड होते जाएंगे। तो दिस बेंडिंग इफेक्ट ऑफ साउंड वेव इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। ये सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है जी। तो वही बात बेटे उसने यहाँ पे की है। दिस प्रॉपर्टी अलाउ साउंड टू बी हेयर्ड इवन व्हेन द सोर्स इज नॉट इन अ डायरेक्ट व्यू। अब वो कहते हैं आप बेशक सोर्स को ना देख रहे हो, लेकिन आप उस साउंड को सुन ज़रूर सकते हैं। इसकी मैंने एग्जांपल आपको दी थी कि जब कोई एक बंदा दीवार की बैक साइड पे बोल रहा हो और दूसरा बंदा उसकी दीवार की दूसरी तरफ खड़ा हो, तो वो उसके साउंड को सुन सकता है। हालांकि आगे तो दीवार है, लेकिन नहीं बेटे, दीवार के ऊपर से उसके अंदर छोटे छोटे कहीं ना कहीं से सुराख इक्का दुक्का नज़र आएंगे। वहाँ से साउंड क्या करता है, अपने आप को बैंड करके दूसरे एंड तक पहुँचता है, जिसकी वजह से दूसरी तरफ खड़ा हुआ बंदा उस साउंड को सुन सकता है। ये मैंने बड़ी डिटेल में एग्जांपल दी थी, वही एग्जांपल यहाँ पे बुक भी आपके साथ मेंशन कर रही है कि इफ़ समवन इज स्पीकिंग फ्रॉम बिहाइंड अ वॉल, एक दीवार की बैक साइड पे अगर कोई बंदा बोल रहा है, हिज वॉइस कैन स्टिल बी हेयर्ड बिकॉज द साउंड वेव बैंड अराउंड द बैरियर। जो बैरियर हो गया मतलब दीवार है, उसके एंड से टकरा के ना वो बैंड होके साउंड दूसरे एंड तक ज़रूर पहुँचेगा, इसीलिए दूसरी तरफ खड़ा हुआ बंदा उस साउंड को सुन सकता है। तो बस यही एग्जांपल देंगे और यहाँ तक ये डेफिनेशन आप लिख सकते हो। अगर ये वाली वर्डिंग मुश्किल लगती है तो इस एग्जांपल से पहले आप ये वाली डेफिनेशन लिख लें बेटे, ये भी वही डेफिनेशन है, तो ये भी आसान है। कहता है डिफ्रैक्शन इज़ द बेंडिंग ऑफ साउंड वेव। यहाँ तक बात ख़त्म होगी, असल बात यही है, ठीक है। डिफ्रैक्शन इज़ द बेंडिंग ऑफ साउंड वेव अराउंड ऑब्स्टेकल्स आर थ्रू स्लिट्स। हमने यहाँ पे देखा, ये हमने स्लिट यूज़ की है, कोई और ऑब्जेक्ट ऑब्स्टेकल भी यूज़ कर सकते हो, तो उससे आपके पास जो साउंड वेव्स की बेंडिंग होगी, वही इफेक्ट क्या कहलाता है, डिफ्रैक्शन कहलाता है। लें जी, फिर ये वाली डेफिनेशन आप अगर मार्क करना चाहें तो कर सकते हैं। इट अलाउ साउंड टू स्प्रेड आउट एंड बी हेयर्ड इवन व्हेन द सोर्स इज़ नॉट डायरेक्टली विजिबल। बेशक आपको सोर्स नज़र नहीं आ रहा, लेकिन उस बेंडिंग इफेक्ट की वजह से आप साउंड को सुन ज़रूर सकते हैं। तो ये डेफिनेशन तैयार करेंगे और इसके साथ बेटे ये वाली डायग्राम ज़रूर बनाएंगे। आप बेशक ये शेडेड एरिया ना बनाएं, सिर्फ इस तरह की लाइंस लगा लें कि भई ये साउंड वेव जा रही, लिख दीजिएगा साउंड वेव, और फिर यहाँ से एक छोटा सा सुराख जैसे यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो ये देखें, ये आपके पास साउंड वेव जा रही, इधर लिख लें साउंड वेव, और यहाँ से फिर जब से स्लिट में से पास करेंगे तो इस तरह से उसको बेंड कर दीजिएगा, ये ऐसे, बस ये डायग्राम बन जाएगी। और उसके बाद आप यहाँ पे एक छोटी सी ये वाली एग्जांपल ज़रूर मेंशन करेंगे, तो ये भी आपकी हेडिंग ख़त्म हो गई, ठीक है। अब अगर लॉन्ग में ही आता है तो आप इतना लिखेंगे, शॉर्ट में भी अलग अलग वो पूछेगा तो यही डिफ़ाइन करेंगे। सही है जी, यहाँ तक क्लियर है। हाँ, अगर शॉर्ट के अंदर वो एग्जांपल ना कहे तो फिर आपने सिर्फ डिफ़ाइन ही करना है और साथ में डायग्राम ज़रूर बनाएंगे। लो जी, ये टॉपिक आपका ख़त्म हो गया बेटा, इसमें और कोई बात वो यहाँ पे नहीं कर रहा। अच्छा, अब यहाँ पे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, ये आप इंफॉर्मेशन बेस्ड एमसीक्यू के लिए इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। वो अगर आप यहाँ से इसको देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। मैं इसका आसान मतलब बता देता हूँ आपको एक दफ़ा। वो कहता है जो साउंड की रिफ्रैक्शन है ना, ये उस वक्त होती है जब साउंड मुख्तलिफ टेम्परेचर रखने वाली हवा की तह से गुजरती है। देखो ना, हर जगह एयर है, तो जो गर्म हवा होती है ऊपर की तरफ उठती है, जो ठंडी हवा होती है नीचे की तरफ आती है। तो उस लिहाज से क्या हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। इसीलिए ठंडी सुबह के वक्त साउंड ज़्यादा दूर तक सफ़र करती है। जो सुबह के वक्त साउंड होता है ना, ये ज़्यादा दूर तक बेटे सफ़र करता है, ये बात इसमें की जा रही है। उसके बाद कहता है कि ये जो ठंडी हवा है, इसमें साउंड की स्पीड कम होने की वजह से वो ज़मीन की तरफ मुड़ जाती है। ज़ाहिर सी बात है, वो फिर ठंडी है ना, ठंडी ठंडी चीज़ ज़मीन की तरफ बैठती है, गर्म चीज़ ऊपर की तरफ उठती है। तो जब वो ज़मीन की तरफ मुड़ जाएगी तो इसका मतलब स्पीड उसकी क्या हो गई है, कम हो गई है, लेकिन आवाज़ अच्छे से बिल्कुल क्लियर सुनाई देगी। तो इस वजह से वो कहता है कि ट्रेन का जो हॉर्न होता है या फिर जो सुबह सुबह के टाइम परिंदे जो है ना ये चहचहा रहे होते हैं, मतलब जिक्र कर रहे होते हैं, साउंड क्लियर एट डाउन, तो उनको साउंड को हम बहुत ही अच्छे तरीके से सुन सकते हैं। देखते हैं ना, कभी कभी सुबह की नमाज के बाद अगर ट्रेन का हॉर्न हो तो वो हमें बड़ा क्लियरली नज़र आ रहा होता है। इसी तरह से जो परिंदे चहचहा रहे होते हैं, इनका साउंड हमें बड़ा क्लियरली नज़र आ रहा होता है। अदरवाइज़ वो दोपहर को शाम के टाइम अगर चहचहाएँ तो वो हमें साउंड इतना क्लियरली नज़र नहीं सुनाई नहीं देता, ठीक है, लेकिन सुबह के टाइम देता है। तो वही इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, इसको अच्छे से ज़हन में रखिएगा। ले जी, आगे चलते हैं बेटे, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है 13.6। शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एमसीक्यू भी आ सकता है। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी यानी कि काबिल समात फ्रीक्वेंसी। तो हम इंसान जो है ना, ये किस फ्रीक्वेंसी वाले साउंड को सुन सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपकी बुक में बताया जा रहा है 20 हर्ट्ज़ टू 20,000 हर्ट्ज़,
ये रेंज बताई जा रही है। अगर साउंड की फ्रीक्वेंसी की रेंज ये है तो फिर इस साउंड को हम आसानी से सुन सकते हैं। तो बहरहाल यहाँ पे डेफिनेशन पहले देखते हैं। कहते हैं द ह्यूमन एयर कैन डिटेक्ट साउंड विद इन द 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज रेंज नोन एज द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। क्या मतलब? कहता है इंसानी कान जो है ना वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की साउंड को सुन सकते हैं, जिसे काबिल समात साउंड की फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। ठीक है, तो बस ये चीज़ आपने याद रखनी है। ये आपके लिए इंफॉर्मेशन बेस्ड एमसीक्यू है और ये एमसीक्यू पेपर में भी आएगा ऐसा लगता है। ठीक है, तो लें जी, फिर इसके बाद यहाँ पे भी 2-3 बातें इंपॉर्टेंट बताई जा रही हैं। ये भी एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। बस आएगी आपके पास शॉर्ट में सिर्फ ये डेफिनेशन, तो आप यही लिखेंगे। लेकिन आगे ये वाली जो पैराग्राफ है इसके अंदर सिर्फ एमसीक्यू के लिए इंफॉर्मेशन है, वो ज़रा देख लें। साउंड्स बिलो 20 हर्ट्ज आर अबव 20,000 हर्ट्ज आर इनऑडिबल टू ह्यूमंस। अगर 20 से हर्ट्ज से कम और 20,000 से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला साउंड है तो फिर हम उसको नहीं सुन सकते। आगे कहता है हेयरिंग एबिलिटी डिक्लाइंस विद एज। उम्र के साथ साथ, यानी कि जैसे जैसे बंदे की एज गुजरती चली जाती है ना, तो हमें साउंड भी कम सुनाई देता है। अक्सर आप देखते हैं ना जो बूढ़े होते हैं वो थोड़ा सा कान को आगे करके कहते हैं कि भाई क्या कह रहे हो, समझ नहीं आ रही। ठीक है, तो इसीलिए कह रहे हैं कि एज के गुजरने के साथ साथ ये जो एबिलिटी है ये सुनने की, ये कम होती जाती है। यंग चिल्ड्रन कैन हेयर अप टू 20,000 हर्ट्ज। हाँ, जो यंग छोटे बच्चे होते हैं ये 20,000 हर्ट्ज तक की साउंड को, या कह लें कि फ्रीक्वेंसी वाले साउंड को आसानी से सुन सकते हैं। वाइल ओल्डर इंडिविजुअल्स मे स्ट्रगल विद द साउंड अबव 15,000 हर्ट्ज। और जो थोड़े से बड़ी एज के होते हैं वो 15,000 वाले हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाले साउंड को सुन सकते हैं। तो ये दो बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, छोटे बच्चों के लिए ये, और जो थोड़ी बड़ी एज के लोग होते हैं उनके लिए ये आगे रेंज। क्लियर है जी? तो यहाँ से ये MCQ नोट कर लें। चलें, अब अगर ये चीज़ आप पैराग्राफ से नहीं करना चाहते तो यहाँ से भी आप डायग्राम से भी याद रख सकते हो। देखो ये है 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, ये रेंज आ गई। इसमें देखें वो क्या कह रहा है, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे एक लड़का लड़की भी उन्होंने तस्वीर बनाई हुई है। तो इसका मतलब इंसान जो है ना वो इस फ्रीक्वेंसी के रेंज वाले साउंड को आसानी से सुन सकता है, ये उसके लिए ऑडिबल फ्रीक्वेंसी होगी। इसी तरह से अगर 20 हर्ट्ज से कम चले जाएँ तो वो जो साउंड होगा उस वो हाथी यूज़ करता है, यानी कि हाथी दूसरे हाथी तक अपना पैगाम भेजता है, या कह लें कि वो इस साउंड को आराम से इजीली सुन सकता है, तो उसे हम कहते हैं इंफ्रासाउंड। ये आगे पढ़ेंगे। इसी तरह अगर यहाँ पे देखें तो 20 मेगाहर्ट्ज टू 20 मेगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी की जो रेंज बताई जा रही है, ये किसके लिए बताई जा रही है बेटे? चमगादड़ वगैरह के लिए, और इसे हम कहते हैं अल्ट्रासाउंड। तो ये बातें आपको याद होनी चाहिए। यहाँ से भी आपसे MCQ डायरेक्ट पूछा जा सकता है। बस याद होगा तो MCQ जब सामने बन के आएगा तो आपको पता चल जाएगा। इसकी टेंशन ना लें कि किस तरह का MCQ आएगा। और भाई हम प्रैक्टिस कराएंगे ना, हमारा जो टेस्ट सेशन होगा उसके अंदर हम MCQs बना के आपके सामने रखेंगे, तो आप वो टेस्ट देंगे तो इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा। बस फिलहाल आप ये MCQs मतलब ये बातें याद रखते जाओ। अच्छा जी, अब आ जाए नेक्स्ट हमारे पास इंफ्रासाउंड की हेडिंग है, तो ये भी शॉर्ट में पूछी जा सकती है। तो ये देखें, अगर 20 हर्ट्ज से कम हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाला साउंड होगा तो उसको हम इंफ्रासाउंड बोलेंगे। वो हम तो नहीं सुन सकते, वो इंसानों के लिए तो होगा ही नहीं। तो वही बात वो यहाँ पे कह रहा है, इंफ्रासाउंड रेफर्स टू वेव्स बिलो 20 हर्ट्ज विच ह्यूमंस कैन नॉट हेयर बट मे फील एज वाइब्रेशंस। यानी कि वो साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से क्या है बेटे, कम है, तो वो इंसान उस साउंड को कभी भी नहीं सुन सकता, बट मे फील एज वाइब्रेशंस। हाँ, उसकी वाइब्रेशंस को इंसान महसूस ज़रूर कर सकता है। तो इस साउंड को हम क्या कहते हैं? इंफ्रासाउंड कहते हैं। तो सिंपल याद रखें, जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होगी उसको इंसान नहीं सुन सकता, बल्कि उसकी वाइब्रेशन को महसूस कर सकता है, और ऐसे साउंड को हम इंफ्रासाउंड कहते हैं। हो गई याद डेफिनेशन? चलें बेटे, अब इसके अंदर ये वाला आपने पैराग्राफ नहीं करना, आगे यूजेस बताए जा रहे हैं वही कर लें। यहाँ पे भी यूजेस ही बता रहे हैं बेसिकली कि भाई ये जो फ्रीक्वेंसी वाला साउंड होगा 20 हर्ट्ज से बिलो, ये किन के लिए इस्तेमाल होता है। तो वो एनिमल्स मैं नहीं बताए जा रहे हैं यहाँ पे, लेकिन आगे आ जाता है बेटे। तो आप इसको छोड़ दें, बस यहाँ से यूजेस उसके याद रख लें कि इंफ्रासाउंड के यूजेस कौन से हैं। तो अब इसमें ना यहाँ पे एक छोटी सी बात इंपॉर्टेंट की जा रही है, वो आपने MCQ के लिए याद रखनी है। अब ये बात बेटे ये है कि भाई कि ये जो इंफ्रासाउंड होता है ना, कहता है ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस इंफ्रासाउंड इज यूज टू मॉनिटरिंग द नेचुरल डिजास्टर। अब इसमें मतलब ये है कहने का कि इंफ्रासाउंड ना लंबे फासले तक सफ़र करती है, इसीलिए इनका इस्तेमाल जो है ना कुदरती आफात की निगरानी के लिए किया जाता है। यानी कि अगर कुदरती आफात, जो मुसीबतें कुदरती तौर पे आती हैं, उनको मॉनिटर करने के लिए इंफ्रासाउंड को हम इस्तेमाल करते हैं। वजह उसकी क्या है? वजह उसकी है कि ये लॉन्ग ट्रैवल डिस्टेंस की एबिलिटी रखती है।
तो बस ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल की एबिलिटी रखते हैं, इसलिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये बात थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बेस्ड है, इसको याद रख लें, हो सकता है यहाँ से कोई MCQ बन जाए। चलें जी, अब हम देखते हैं इंफ्रासाउंड के यूजेज। फिर से सुन लें, सिर्फ ये डेफिनेशन याद रखनी है और ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन बेस्ड MCQ के लिए बात याद रखें। और उसके बाद यूजेज ऑफ इंफ्रासाउंड। सबसे पहला यूज है जी एलिफेंट कम्युनिकेशन। जब हाथी जो है ना आपस में बात करते हैं, तो वो कहता है एलिफेंट्स यूज इंफ्रासाउंड टू कम्युनिकेट ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस। देखो ना, दूर दूर तक अगर हाथी एक दूसरे को पैगाम भेजना चाहते हैं तो फिर वो इसी इंफ्रासाउंड का यूज़ करते हैं। तो इसमें आपको पता चल गया कि 20 हर्ट्ज से बिलो होती है इसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। देयर डीप रैम्बल्स ट्रैवल फॉर थ्रू एयर एंड ग्राउंड हेल्पिंग देम स्टे कनेक्टेड। क्या मतलब है इस बात का बेटे? इस बात का मतलब ये है कि वो कहता है कि इनकी गहराई साउंड्स हवा और ज़मीन में ना दूर तक सफ़र करती है। यानी कि ये जो हाथियों एक दूसरे तक पैगाम भेजते हैं, तो इनकी जो साउंड होती है ना, ये ज़मीन और हवा के दरमियान गहराई तक सफ़र करती है। हेल्पिंग देम स्टे कनेक्टेड, जो कि उनको बेटे आपस में राब्ता कायम करने में मदद देती है, ठीक है। आगे कहते हैं दे कैन सेंस दीज, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाली। दे कैन सेंस दीज वाइब्रेशंस नॉट जस्ट विद देयर एयर्स। वो कहते हैं ये जो वाइब्रेशंस है ना, वो सिर्फ अपने कानों से नहीं सुनते ये वाला साउंड, बट आल्सो थ्रो देयर फीट एंड द ट्रंक्स, बल्कि वो अपने पाँव, ठीक है, ये जो उनके पैर होते हैं, तो वो कहता है बल्कि इन्हें वो अपने पैरों और सूंड से भी महसूस करते हैं। ये बात याद रखिएगा, वो ये नहीं है कि ये वाला साउंड जो है ना वो अपने कानों से सुने, बल्कि वो कहता है कि वो इन वाइब्रेशंस को अपने पैरों से और अपने सूंड से भी महसूस करते हैं। तो ये बात MCQ के लिए याद रखिएगा कि वो पूछ सकता है कि भाई जो हाथी है ये कानों के अलावा साउंड को किस तरह से सुनते हैं। तो आप कहेंगे कि भाई अपने पैरों से और अपने सूंड से वो उस साउंड को सुन सकते हैं। क्लियर है जी, या क्या महसूस कर सकते हैं, एक ही बात है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड यूज़ है बेटे अर्थक्वेक डिटेक्शन। अब इसमें देखें, सिंपल याद रखें कि भाई इंफ्रासाउंड को ना साइंटिस्ट इस्तेमाल करके ये पता चलाते हैं कि भाई जो ज़लज़ले आने वाले हैं ये किस हद तक शदीद इनका झटका लगने वाला है। तो उसका पता लगाने के लिए इंफ्रासाउंड का इस्तेमाल करते हैं। बस ये आप अपने अल्फाज में याद रखें, वही बात यहाँ पे कर रहा है। कहता है साइंटिस्ट यूज इंफ्रासाउंड टू डिटेक्ट द अर्थक्वेक्स बिफोर द स्ट्रॉन्ग शेकिंग स्टार्ट्स। दीज लो फ्रीक्वेंसी वेव्स एक्ट एज एन अर्ली वार्निंग सिस्टम। यानी कि साइंसदान इंफ्रासाउंड का इस्तेमाल ज़लज़लों का पता चलाने के लिए करते हैं, ताकि शदीद झटके शुरू होने से पहले उसका पता चलाया जा सके। दीज लो फ्रीक्वेंसी वेव्स एक्ट एज एन अर्ली वार्निंग सिस्टम। ये कम फ्रीक्वेंसी वेव्स एक इब्तदाई ख़बरदारी निज़ाम के तौर पर काम करती है। पहले से उसने आगाह कर दिया ना साइंटिस्ट ने कि भी इतना शदीद झटका लगने वाला है, ज़लज़ले आने वाले हैं। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, सेकंड यूज़ ये हो गया। थर्ड नंबर पे हमारे पास है वोल्केनो मॉनिटरिंग। यानी कि ये जो हमारे पास आतिशफ़शानी धमाकों की निगरानी है, उसके लिए भी आप इंफ्रासाउंड को इस्तेमाल करते हैं। क्या कहता है? कहता है व्हेन अ वोल्केनो इरप्ट्स, यानी कि जब आतिशफ़शां फटता है, इट क्रिएट्स यूनिक इंफ्रासाउंड वेव्स। साइंटिस्ट स्टडी दीज वेव्स टू प्रिडिक्ट इरप्शंस एंड द असेस रिस्क्स। यानी कि वो कहता है कि जब ये आतिशफ़शां फटता है तो वो मुनफरिद, यानी कि ख़ास अंदाज, यूनिक, ठीक है, मुनफरिद, तो वो मुनफरिद इंफ्रासाउंड पैदा करता है। अब साइंसदान जो होते हैं वो इन वेव्स का मुताला करते हैं। जब मुनफरिद इंफ्रासाउंड पैदा होता है तो फिर साइंटिस्ट क्या करते हैं, उसको स्टडी करते हैं, उसका मुताला करते हैं, ताकि आतिशफ़शानी धमाकों की पेश गोई और ख़तरात का अंदाज़ा लगा सके। दीज वेव्स टू प्रिडिक्ट इरप्शन एंड द असेस रिस्क, यानी कि आतिशफ़शानी धमाकों की और धमाकों की पेश गोई और ख़तरात का अंदाज़ा लगा सके। ये पेशन गोई कर नहीं रहे होते कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो वो इसीलिए कर रहे होते हैं, तो अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करके, ठीक है। ये थर्ड यूज़ ये आ गया। नंबर 4 पे बेटे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन डिटेक्शन। अब यहाँ पे भी यही बात है छोटी सी कि भाई जोहरी धमाकों का जो पता चलाता है वो भी आप यहाँ पे आसानी से पता चला सकते हैं। तो वो कहता है ख़ास सेंसर जोहरी धमाकों से पैदा होने वाली इंफ्रासाउंड को ट्रैक करते हैं। बस यहाँ तक एक छोटी सी लाइन है, इसको याद रखें। तो आपका डियर स्टूडेंट्स ये जो इंफ्रासाउंड की हेडिंग थी, इसके अंदर आपने यूजेस ऑफ इंफ्रासाउंड में 4 हेडिंग्स पढ़ी हैं। सबसे पहले है जी आपके पास एलिफेंट कम्युनिकेशन, उसके लिए आपने इन्फॉर्मेशन याद रखी, बहुत ही आसान था। फिर अर्थक्वेक्स डिटेक्शन, ये नाम भी याद रखिएगा। अच्छा, उसके बाद वोल्केनो मॉनिटरिंग और फिर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन डिटेक्शन। तो इनका हम इनके अंदर इंफ्रासाउंड को ही यूज़ करते हैं।
लें जी, उसके बाद यहाँ पे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, इसको पढ़ लीजिएगा। अगर कहें तो मैं इसका आसान मतलब आपको बता देता हूँ। चलें, आप कहेंगे कि सर जी बता दे, तो फिर सुन लें ज़रा गौर से बेटे। अब कहता है कि जो ब्लू व्हेल्स होते हैं, द लार्जेस्ट एनिमल्स ऑन द अर्थ, यानी कि बड़े जानवर ज़मीनी। व्हेल्स बेसिकली मछली की एक टाइप है। तो कहता है ब्लू व्हेल्स जो है ना, ये जो ज़मीन के सबसे बड़े जानवर हैं, इनके लिए इंफ्रासाउंड वेव्स निकालती हैं। ये यानी कि जो बड़े जानवर हैं ये इंफ्रासाउंड निकालती हैं, जो पूरे समंदर के पार तक सफ़र कर सकती है। ठीक है, जो पूरे समंदर के अंदर पार तक सफ़र कर सकती हैं। ये गहरी साउंड इन्हें एक दूसरे से राब्ता करने में मदद देती है। ठीक है, तो इन जानवरों को एक दूसरे में राब्ता करने में ये गहरी साउंड मदद देती है। अच्छा, उसके बाद कहता है जी आखिरी लाइन में, यहाँ तक कि जब वो एक दूसरे से सैकड़ों किलोमीटर दूर हों, हालांकि वो करीब करीब नहीं है, बहुत सैकड़ों किलोमीटर तक वो एक दूसरे से दूर हैं, लेकिन ये जो साउंड है ये फिर उनको आपस में राब्ता करने में मदद देती है। तो इस तरह से एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, बाकी इसमें कोई बात तो ख़ास कर नहीं रहा कि हम सवाल का जवाब दें, बस एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। ले जी, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास अल्ट्रासाउंड। ये इम्पॉर्टेंट है बेटे शॉर्ट के लिहाज से। अब इसमें सबसे पहले डेफिनेशन कहता है, साउंड्स विद फ्रीक्वेंसीज अबव 20,000 हर्ट्ज विच आर इनऑडिबल टू ह्यूमंस आर कॉल्ड अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक्स कहते हैं इसको। क्या मतलब, कहता है 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली साउंड वेव जो इंसान के लिए सुनना मुमकिन नहीं है। ठीक है, तो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाले साउंड को इंसान नहीं सुन सकता। तो फिर ये क्या कहलाएगा बेटे, साउंड अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक्स। ठीक है जी। ले जी, अब इसकी ना यूजेस आपने लाजमी तैयार करने हैं। ये शॉर्ट में भी आ सकते हैं, लॉन्ग में भी आ सकते हैं। डेफिनेशन तो बहुत ही आसान थी, और अक्सर आप देखते हैं कि किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो कहता है यार इसका अल्ट्रासाउंड करा लो, पता चल जाए। यानी कि वो फिर पेट में या जिस्म के किसी पार्ट में वो चीरा नहीं देते, बल्कि वही अल्ट्रासाउंड करते हैं, जिससे उनको पता चल जाता है कि भाई यहाँ पे क्या गड़बड़ हो रही है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी जा रही है। मैं अभी आपको बताता हूँ, पहले तरह इसके यूजेस देख लें। सबसे पहला यूज़ है जी अल्ट्रासाउंड का मेडिकल एप्लीकेशंस। ठीक है, तो इसमें आप डियर स्टूडेंट्स, जो पहला यूज़ है मेडिकल एप्लीकेशन, इसमें आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लाजमी लिखेंगे। ठीक है, ये देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये निशान लगा लें। इसके अंदर एक अल्ट्रासोनोग्राफी की डेफिनेशन भी मिल जाएगी, और ये लाजमी यहाँ तक लिखेंगे तो बात पूरी होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। देखिए आप वो क्या कहता है, कहता है अल्ट्रासाउंड इज़ वाइडली यूज्ड इन मेडिकल डायग्नोस्टिक्स एंड ट्रीटमेंट्स व्हेन अल्ट्रासोनिक वेव्स पास थ्रू द बॉडी they reflect differently from various tissues and organs. These reflected waves are then captured and converted into the images on a screen, a process known as ultrasonography. This helps in visualizing organs such as heart, liver, and kidneys, as well as in monitoring pregnancies. क्या मतलब है इस बात का? देखें, पढ़ने से आपको अच्छा खासा आइडिया तो मिल गया, लेकिन मैं आसान भाषा में एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ। वो कहता है कि जो अल्ट्रासाउंड मेडिकल में तशख़ीस और इलाज के लिए वसी पैमाने पर इस्तेमाल होता है। यहाँ तक ये बात का मतलब बन गया। ठीक है, आगे कहता है व्हेन अल्ट्रासोनिक वेव्स पासिस थ्रू, यानी कि जब अल्ट्रासोनिक वेव जिस्म के अंदर से गुजरती हैं, जब अल्ट्रासोनिक वेव जिस्म के अंदर से गुजरती हैं, दे रिफ्लेक्ट डिफरेंटली फ्राम वेरियस टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स। तो फिर क्या करते हैं बेटे, तो वो मुख्तलिफ़ नसों और अज़ा से मुख्तलिफ़ तरीके से रिफ़्लेक्ट होती है। इन रिफ्लेक्टेड वेव्स को कैमरे पर दिखाकर, इन रिफ्लेक्टेड वेव्स को कैमरे पर दिखाकर इनका इमेज स्क्रीन पर ज़ाहिर किया जाता है। अ प्रोसेस नोन एज अल्ट्रासोनोग्राफी, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी कहा जाता है। ठीक है जी, यहाँ तक ये डेफिनेशन मिल गई आपको। दिस हेल्प्स इन विजुअलाइजिंग ऑर्गन सच एज द हार्ट, यानी कि वो कहता है कि इस तरीके से दिल, जिगर, गुर्दे और हमल के दौरान बच्चे की निगरानी की जा सकती है। तो अल्ट्रासाउंड से आप बच्चे की निगरानी भी कर सकते हैं, और इन सारी चीज़ों को भी आसानी से इनका मुताला कर सकते हैं, या कह लें कि इनको विजुअलाइज कर सकते हैं। क्लियर है जी यहाँ तक? बस ये आपने मेडिकल एप्लीकेशन में यहाँ तक करना है। आगे ये एग्जांपल बेशक छोड़ दें। नेक्स्ट हमारे पास यूज़ है जी बड़ा इम्पॉर्टेंट, ये पेपर में आएगा, वो है जी सोनार। सोनर नहीं पढ़ना इसको, सुनार, यानी कि अंडर डेप्थ, या कह लें अंडर वाटर, किसी भी गहराई का पता करना हो, या किस तरह समंदर में कोई चीज़ गुम हो गई हो बड़ी कीमती, उसका पता लगाना हो, तो हम इसका सुनार सिस्टम का यूज़ करते हैं। अब इसमें क्या कहता है, कहता है अल्ट्रासाउंड इज यूज टू मेजर ओशन डेप्थ एंड लोकेट ऑब्जेक्ट ऑन द सी बेड।
यानी कि अगर आपने समंदर की गहराई को मापना है या फिर आपका कोई ऑब्जेक्ट समंदर के अंदर बिल्कुल किसी चीज़ जगह पे लोकेट कर रहा है, उसका पता करना है कि भाई वो कहाँ पे लोकेट कर रहा है, तो वो भी आप सोनार का यूज़ करके मालूम कर सकते हैं। आगे कहता है सोनार वर्क्स बाय सेंडिंग अल्ट्रासोनिक वेव्स इनटू वाटर। भाई सोनार से आप कैसे पता लगाते हैं? वो कहता है उससे हम अल्ट्रासोनिक वेव्स वाटर के अंदर भेजते हैं। दे द रिफ्लेक्टेड वेव्स हेल्प्स टू डिटरमिन द डिस्टेंस एंड शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फिर वो वेव्स जाके ना उस ऑब्जेक्ट से टकराती हैं, टकरा के वापस आती हैं, तो उससे हमें पता चल जाता है कि भाई ऑब्जेक्ट कितना दूर है और उसकी शेप क्या है। अब बेटा इसी सोनार में अगर आपने डिस्टेंस को कैलकुलेट करना हो, ठीक है, तो उस डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए ये आप फार्मूला यूज़ करेंगे, स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइड बाय 2। अब ये फार्मूला मैं आपको ना पिछले रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के टॉपिक में भी पढ़ा के आया हूँ, समझा के आया हूँ, ठीक है, ड्राइव किया था हमने कि इको वाले टॉपिक के अंदर दोबारा अगर रिवाइज करना चाहें तो ये देखें, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ से साउंड गया, आगे सपोज करें यहाँ पे दीवार है, तो साउंड गया यहाँ पे टकराएगा, तो कितना डिस्टेंस कवर किया उसने डी। अब यहाँ से टकरा के वापसी आएगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा डी। अब हमने इस डिस्टेंस को फाइंड आउट भी किया था, मैंने एयर में भी डिस्टेंस फाइंड आउट कराया था, वाटर में भी कराया था, याद है कि नहीं है? सही है, एयर के लिए 17 मीटर और वाटर के लिए 75 मीटर। तो उसकी जो डेरिवेशन थी ना, फार्मूला आपको ड्राइव कराया था, वही फार्मूला यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। देखिए मैं दोबारा बता देता हूँ, v इज़ इक्वल टू क्या होता है बेटे, s ओवर टी। अब ये v अपनी जगह पे, s की जगह डिस्टेंस कितना है, d प्लस डी, 2d, तो ये आ गया 2d डिवाइड बाई t। अब t को इस तरफ ले आओ, तो ये हो जाएगा बेटे v मल्टीप्लाई टी, v मल्टीप्लाई टी इज़ इक्वल टू 2d। अब यहाँ से d निकालो, तो ये 2 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो v मल्टीप्लाई टी डिवाइड बाई 2। ये किसका फार्मूला आ गया, डिस्टेंस का फार्मूला आ गया, तो यही तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देख सकते हो आप, ठीक है। अब आप शायद सोच रहे हो कि सर जी स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर जो आपने बताई थी वैल्यू, वो तो थी 1440 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पे आ रहा है 1500, तो बेटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये क्या लिखा हुआ है, इज़ अप्रॉक्सीमेटली। अच्छी बुक्स के अंदर यही वैल्यू लिखी हुई है और यहाँ पे अगर 1500 तो कोई मसला नहीं है, इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये तकरीबन हम कहते होते हैं, बाकी ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। तो अप्रॉक्सीमेटली आप ये वाली ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हो अगर MCQs आ जाए। तो अगर ये नज़र आए तो आप बुक के अकॉर्डिंग यही ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, अगर ये ऑप्शन नज़र ना आए तो ये वाली ज़रूर नज़र आएगी। तो ठीक है, ये तकरीबन एक जितनी बनती है बस। लें जी, फिर रूम टेम्परेचर पे आपने इन वाटर साउंड की जो स्पीड है वो याद रखनी है 1500 मीटर पर सेकेंड। ये MCQ बन सकता है, क्लियर यहाँ तक? बाकी इसमें कोई बात याद नहीं रखनी, सिर्फ फार्मूला और ये इन्फॉर्मेशन। लें जी, उसके बाद है हमारे पास इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। तो इसमें भी बेटे वही बात है कि अल्ट्रासाउंड हेल्प्स टू डिटेक्ट द क्रैक्स इन मशीन्स लाइक टर्बाइंस, शिप इंजन्स एंड एयरप्लेन पार्ट्स। यानी कि जो जहाज़ों के पार्ट्स होते हैं या इस तरह से जो शिप के इंजन्स होते हैं या जो हमारे पास टर्बाइंस होती हैं, इनके अंदर जब कोई क्रैक पड़ते हैं तो उनको डिटेक्ट करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करते हैं कि भाई कहाँ पे कोई थोड़ा मोटा क्रैक जो कि आँख से नज़र नहीं आ रहा लेकिन फिर भी क्रैक आने वाला है या आ चुका है, तो उसका पता लगाने के लिए हम अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद कहता है अल्ट्रासाउंड वेव्स रिफ्लेक्ट फ्रॉम द डैमेज्ड एरियाज़। अल्ट्रासाउंड वेव जो है ना, वो जैसे ही हम भेजते हैं तो वो जो डैमेज एरियाज़ होते हैं ना, वहाँ से वो टकरा के वापसी आते हैं, रिवीलिंग हिडन डिफेक्ट्स, और जो छुपे हुए डिफेक्ट्स होते हैं उनका भी पता चल जाता है। इट इज़ आल्सो यूज टू डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया इन लिक्विड्स थ्रू हाई इंटेंसिटी वेव्स। और इसी के साथ वो क्या कह रहा है कि भी ये जो हमारे पास क्या कहते हैं कि मतलब माया में बैक्टीरिया को तबाह करने के लिए भी इस्तेमाल होती हैं, जिसमें ज़्यादा इंटेंसिटी वाली वेव्स काम आती हैं। यानी कि अगर आपने लिक्विड्स में बैक्टीरिया का ख़ात्मा करना है तो उसके लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि उसमें हाई इंटेंसिटी वेव्स का इस्तेमाल होता है। लें जी, फिर यहाँ तक ये टॉपिक ख़त्म हो चुका है। आगे हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल है 13.3, तो ये आप खुद देख लीजिएगा क्योंकि इसमें टाइम दिया हुआ है, स्पीड दी हुआ है, डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस का ये फार्मूला है d इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई टी। तो बहुत आसान है, एग्जांपल्स तो बेटा खुद आपको कर लेनी चाहिए ना। ले जी, हमारे पास अब लास्ट टॉपिक है जी 13.7 अक्यूस्टिक प्रोटेक्शन ऑफ बिल्डिंग्स। बेटा कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस शॉर्ट के लिहाज से इसको लाजमी देख लीजिएगा, इन्फॉर्मेशन बेस्ड टॉपिक है ये। तो अक्यूस्टिक बोलते हैं बेटे सूती, प्रोटेक्शन तहफ़्फ़ुज़, सूती तहफ़्फ़ुज़, इमारतों का सूती तहफ़्फ़ुज़, ठीक है। अब क्या कहता है, बेसिकली ना हम इको से बचना चाह रहे हैं, साउंड को बेहतर करना चाह रहे हैं। अक्सर आप देखते हैं ना थिएटर्स में या रूमी हॉल्स में
दीवारों को अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया जाता है और बड़े बड़े पर्दे लगाए जाते हैं, वो कोई खूबसूरती के लिए नहीं लगाते, बल्कि वो इसीलिए लगाते हैं ताकि जो पीछे ऑडियंस बैठी है ना, वहाँ तक साउंड रिफ्लेक्ट होकर आसानी से बिल्कुल क्लियर पहुँच सके और वो आसानी से आवाज़ को समझ सके। अगर ये नहीं लगाएंगे, कोई हार्ड चीज़ें, स्मूथ चीज़ें वहाँ पे रखेंगे, तो उससे साउंड रिफ्लेक्ट होगा बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से वहाँ पे इकोसिस्टम बढ़ जाएगा। तो वो फिर आवाज़ जो है ना वो कमरे के अंदर गूंजती रहेगी, तो वो बिल्कुल क्लियर आप सुन ही नहीं सकते। ठीक है, तो इन चीज़ों का जो है ना तहफ़्फ़ुज़ करना चाह रहा है, वो साउंड को बेहतर करना चाह रहा है। तो उसके लिए तरीका बताएगा, वो आप यहाँ पे देख लें। कहता है अक्यूस्टिक प्रोटेक्शन रिड्यूसेस अनवांटेड साउंड यूजिंग द सॉफ्ट पोरस मटेरियल्स लाइक कारपेट्स एंड कर्टन्स व्हिच एब्जॉर्ब साउंड एंड मिनिमाइज द इकोज़। देखो, इको को मिनिमाइज़ करने के लिए वो क्या करता है जी, कारपेट्स का, कलीन का इस्तेमाल करता है। इसी तरह से हम कह सकते हैं पर्दों का इस्तेमाल हम करते हैं, या फिर वो चीज़ें लगाते हैं जिनके अंदर छोटे-छोटे क्या हों बेटे, सुराख हों। अब इससे क्या होता है कि साउंड जो है ना उनके अंदर जज़ब हो जाता है, तो वो गूंजता नहीं है कमरे के अंदर, तो बंदा दूसरा जो है ना वो आपकी आवाज़ को फिर बेहतर अंदाज से सुन सकता है। तो इस तरह से जो अनवांटेड साउंड होता है ना, उसको हम रिड्यूस करते हैं। ठीक है, यहाँ तक ये मतलब समझ आ गया ना बेटे, बहुत ही आसान है। तो एक दफ़ा फिर से सुन लें आसान भाषा में कि सूती तहफ़्फ़ुज़ में जो गैर मतलूबा साउंड होता है, इसको कम करने के लिए सॉफ्ट मसामदार मटीरियल्स जैसे कलीन हो गया, पर्दे हो गए, इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है यहाँ तक, जो कि साउंड को जज़ब कर लेते हैं। आगे कहता है हार्ड स्मूथ सरफेसेस रिफ्लेक्ट्स मोर साउंड। जो हार्ड और स्मूथ सरफेस होती है ना, यहाँ से बेटे बहुत ज़्यादा साउंड रिफ्लेक्ट होता है। वाइल एक्सेसिव एब्जॉर्प्शन कैन वीकन ऑडिबिलिटी इन क्लासरूम्स एंड हॉल्स। फिर इससे क्या होता है कि भाई जो चमकदार और सख्त सतहें होती हैं, इनसे साउंड रिफ्लेक्ट करती है, और जबकि ज़्यादा इंजज़ाब, एब्जॉर्प्शन कहते हैं इंजज़ाब करने वाले, क्लासरूम्स और हॉल्स में सुनने की सलाहियत को कम कर सकता है। ठीक है, आगे कहता है मल्टीपल रिफ्लेक्शंस नोन एज reverberations can distort sound, so a balance between the reflection and the absorption is essential in the auditoriums, lecture halls and the theaters। वही बात जो शुरू में मैंने कर दी है कि भाई बेशुमार रिफ्लेक्शन, जैसे रिवर्बरेशंस कहते हैं बेटे बाज गश्त को। ये जो रिवर्बरेशंस का वर्ड यूज़ कर रहे हैं ना, इसको कहते हैं बाज गश्त, ये नोट कर लें ज़रा। ठीक है, तो बेशुमार रिफ्लेक्शंस जैसे, या जिसे बाज गश्त कहा जाता है, साउंड को बिगाड़ सकती है, यानी कि इससे जो है ना साउंड बिगड़ जाता है, डिस्टॉर्ट साउंड। सो अ बैलेंस बिटवीन, तो इसके लिए फिर क्या करता है, इसलिए रिफ्लेक्शन और इंजज़ाब के दरमियान तवाज़ुन ऑडिटोरियम्स, लेक्चर हॉल्स और थिएटर्स में ज़रूरी है। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं बेटे, यहाँ पे बड़े बड़े पर्दे लगाए जाते हैं ताकि आवाज़ को जो है ना वो बेहतर सुना जा सके। अच्छा, स्टेज के पीछे जो है ना, अब वो यहाँ से बात कर रहे हैं कि रिफ्लेक्टेड सरफेस बिहाइंड द स्टेज हेल्प डायरेक्ट साउंड ऑफ द ऑडियंस। भाई इससे फ़ायदा क्या होगा, तो वो कहता है स्टेज के पीछे रिफ्लेक्टिव सतह साउंड को सामीन तक पहुँचाने में मदद देती हैं। यानी कि जो स्टेज की बैक साइड से रिफ्लेक्टेड साउंड होगा, ये पीछे बैठे वाली ऑडियंस जो होगी वहाँ तक साउंड को बेहतर अंदाज तक पहुँचा सकते हैं। एडिशनली कर्व्ड सीलिंग एंड साउंड बोर्ड्स आर ऑफन यूज टू इंश्योर इवन साउंड डिस्ट्रीब्यूशंस थ्रू आउट द हॉल। अब वो कहते हैं यहाँ पे कि भी इसके अलावा जो है ना खामदार छतें, कार्व्ड सीलिंग कहते हैं बेटे खामदार छतों को। जो खामदार छतें होती हैं, यहाँ पे देखो ना, ये छतें बनाई जा रही हैं, इस तरह की छतें जो बनाई जाती हैं बड़े बड़े रूमी हॉल्स के अंदर, वो कोई डिज़ाइन नहीं होता, वो असल में यहाँ पे साउंड को बेहतर करने के लिए। तो क्या कह रहा है इसके अलावा खामदार छतें यानी कि कार्व्ड सीलिंग्स और साउंड बोर्ड्स अक्सर इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, साउंड बोर्ड ये इस तरह की कर्व शेप के होते हैं, ये वाले, ये साउंड बोर्ड्स हैं। तो अक्सर इस तरह से ना साउंड बोर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है, या इस तरह से कर्व्ड सीलिंग छतों का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों किया जाता है भाई, वजह, ताकि हाल में साउंड यकसां फैलाव यकीनी बनाया जा सके, यानी कि साउंड को जो है ना पूरे हाल के अंदर एक जैसा बनाया जा सके। ये ना हो कि किसी जगह पे आवाज़ कम जा रही है और गूंज रही है, किसी जगह पे बिल्कुल क्लियर है, ऐसा ना हो। बल्कि हम ये जो सीलिंग कार्व्ड छतें बनाते हैं, इनसे, ताकि देखो ना स्पीकर लगा हुआ है, यहाँ से आवाज़ जा रही है तो रिफ्लेक्ट होकर इस ऑडियंस तक बराबर पहुँच रही है। देखो, तो ये तमाम आगे पीछे बीच में बैठे वाले सारे बंदे जो है ना, ये अच्छे तरीके से उस साउंड को सुन सकते हैं। तो साउंड को यकसां बनाने के लिए हम इन छतों का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से यहाँ इस डायग्राम में देखेंगे तो ये साउंड बोर्ड लगाए जाते हैं, इसका भी आप इस्तेमाल इसीलिए करते हैं ताकि जो साउंड का सोर्स है उससे जब साउंड निकले तो अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट होके पूरे हॉल के अंदर अच्छे तरीके से फैल सके और हर एक बंदा आवाज़ को क्लियर सुन सके।
तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि हम साउंड को बेहतर बनाने के लिए और अपने कमरे के अंदर यकसां रखने के लिए साउंड बोर्ड और कर्व्ड सीलिंग छतों का इस्तेमाल करते हैं। बस ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन याद रख लें यहाँ से। कोई टॉपिक के अंदर ख़ास इंपॉर्टेंट चीज़ें थी नहीं, इन्फॉर्मेशन है वो आपको बता दी है। लें जी, यहाँ तक ये टॉपिक आपका ख़त्म हो गया, चैप्टर भी एंड हो गया है। हाँ, अगर यहाँ पे थोड़ा सा आप इस इन्फॉर्मेशन को पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, शायद कोई एमसीक्यू आ जाए। बहरहाल जितनी बातें यहाँ पे की हैं वो सारी यहाँ पे क्लोज़ कर रहा है, कोई इसमें क्वेश्चन नहीं कर रहा बेटा। अगर क्वेश्चन कर रहा होता तो मैं आपको ज़रूर बताता। कहता है कि ये जो हमारे पास हॉल्स होते हैं, थिएटर्स होते हैं, इनमें खमदार छतें और सॉफ्ट दीवारें सिर्फ खूबसूरत नज़र आने के लिए नहीं होती। इन्हें ख़ास तौर पर जो है ना इस तरह से बनाया जाता है कि साउंड की सिमत और फैलाव को बेहतर किया जा सके। जो कुछ यहाँ पे समझाया वही यहाँ पे लिखा जा रहा है, ठीक है। अच्छा, तो साउंड की सिमत और फैलाव को बेहतर किया जा सके ताकि इसीलिए कालीन और पर्दे इको को जज़ब कर लेते हैं, जबकि खमदार जो पैनल्स और रिफ्लेक्टर्स मौसीकी के सामीन की तरफ रिफ्लेक्ट करते हैं ताकि आखिरी कतार में बैठे हुए शख्स भी हर सुर को साफ सुन सकें। तो वही बातें हैं जो यहाँ पे की हैं वही सारी यहाँ पे कर रहे हैं।